कुवैत के हादसे में 49 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 41 भारतीय थे। मंगाफ शहर में ये सब लोग एक आवासीय बिल्डिंग में रहते थे और मजदूर थे। उसी बिल्डिंग के किचन में आग लगी और उसने पूरे बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब मामलों पर नजर बनाए हुए हैं और उसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत भेजा गया है ये सारी चीजें देखने के लिए। उसके साथ साथ उधर कुवैत की सरकार ने वो जो बिल्डिंग का मालिक था उसको गिरफ्तार करने के आदेश भी दे दिए हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयावह होंगे। कुवैत के मंगाफ शहर के आवासीय कॉलोनी में लगी आग ने कई जिंदगियां ले ली। जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी उसमें ज्यादातर मजदूर और मॉल में काम करने वाले लोग रहते थे। श्रमिकों के आवास वाली इस इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई। हादसे में 40 भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक जान गंवाने वालों में 11 लोग केरल के होने की पुष्टि की गई है। शवों की पहचान करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आशंका है कि मृतकों में केरल के साथ साथ तमिलनाडु और उत्तर भारत में भी कई लोग शामिल हैं। कुवैत के अधिकारियों के मुताबिक आग बुधवार तड़के लगी। ये इलाका कुवैत के दक्षिणी गवर्नरेट के मंगाफ का है, जहां 6 मंजिला इमारत के किचन में आग लगी। आग तेजी से 6 मंजिला बिल्डिंग में फैल गई। ऐसे में लोग अंदर ही फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस इमारत में आग लगी उसका इस्तेमाल श्रमिकों के लिए किया जाता था और वहां बड़ी संख्या में कर्मचारी रहते थे। ज्यादातर कामगारों को बचा लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से आग के धुएं के कारण कई मौत हुई। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो केरल के बिजनेसमैन केजी अब्राहम के एनबीटीसी ग्रुप की है। बिल्डिंग में 160 लोग रहते थे। जान गंवाने वाले लोग इसी कंपनी में काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के बिजनेसमैन हैं। उनकी कंपनी 1977 से कुवैत की ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। हादसे के बाद कुवैत के गृह मंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया और बिल्डिंग के मालिक की गिरफ्तारी के आदेश दिए। दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। ज्यादा किराए के लालच में बिल्डिंग ओनर्स एक ही कमरे में कई लोगों को ठहराते हैं। ज्यादा किराए के लिए सुरक्षा के पैमाने से समझौता किया जाता है। कुवैत में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने और भारतीयों की मौत की खबर लगते ही पीएम मोदी ने दिल्ली में आपात बैठक बुलाई। पीएम मोदी ने आग लगने की घटना में मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी घटना पर दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि उन्होंने कुवैत के विदेश मंत्री से बात की है। हमें जांच का भरोसा दिया गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया गया है। शवों को हम जल्द भारत लाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे। जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ अस्पतालों में हैं, उनका जायज़ा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। कुवैत में जान गंवाने वाले केरल के कई लोगों के घरों में सन्नाटा और मातम पसरा है। लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द शवों को भारत लाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कई दलों के नेताओं ने भी सरकार से बिना देर किए जरूरी कदम उठाने की अपील की है। So it's really a terrible situation. It's a reminder, sadly, of how much our migrant workers suffer when they go abroad hoping to make something to support their families at home, and they end up in this kind of terrible conditions. I had been pressing the government and the Ministry of External Affairs to do a revised immigration bill to produce provisions that will guarantee better conditions for our migrant workers. कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी सरकार से तुरंत राहत मुहैया कराने की अपील की है। बहुत अफसोस है, बहुत चिंता है, बहुत दुख है ये सब सुन के कि कम से कम एक बड़ी संख्या लोगों की जो वहाँ काम करने के लिए गए थे वो आग में झुलस गए हैं। वैसे तो कुवैत में सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और होंगी। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो मदद पहुँचाई जा सकती है वो फ़ौरन पहुँचाई जाएगी, लेकिन
ऐसे मौके पर सरकार का भी एक दायित्व बन जाता है कि सरकार अपनी तरफ से जो कुछ कर सकती है वो करे। कुवैत की कुल 48 लाख आबादी में सिर्फ 30% कुवैती और 70% प्रवासी हैं। करीब 10 लाख भारतीय वहां रह रहे हैं जो मजदूरी करते हैं। कई लोगों को अवैध तरीके से भी ले जाया जाता है और जिन कंपनियों में वो काम करते हैं उन्हीं की तरफ से मुहैया कराए घरों में रहते हैं, जहां हालात बेहद दयनीय होते हैं। एक कमरे में कई लोगों को रखा जाता है। जो मंगाफ में हुआ वो इसी का नतीजा है कि एक बिल्डिंग में आग लगती है और चंद मिनट में 49 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। बात करेंगे राहुल गांधी के धर्म संकट की। तो राहुल गांधी कल केरल पहुंचे। वायनाड से जीत के बाद वो पहली बार समर्थकों को धन्यवाद करने पहुंचे थे। धन्यवाद उन्होंने कहा और इस दौरान राहुल गांधी ने अपने धर्म संकट का जिक्र भी किया। धर्म संकट इस बात का है कि कौन सी सीट वो छोड़ेंगे। बाकायदा मंच से उन्होंने इस बारे में लोगों से बात भी की। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी वायनाड सीट रखेंगे या रायबरेली, और अगर रायबरेली सीट छोड़ते हैं तो क्या वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? चुनाव में जीत के बाद समर्थकों का धन्यवाद करने के लिए राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे। वहां समर्थकों के बीच उन्होंने अपने धर्म संकट का जिक्र कर दिया, जिसको लेकर देश भर में चर्चा होने लगी। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. दरअसल राहुल गांधी इस बार 2 सीट केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़े और दोनों सीट से जीत गए। लेकिन उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि नियम के मुताबिक वो एक ही सीट से सांसद रह सकते हैं। लिहाजा धर्म संकट इस बात का है कि कौन सी सीट खाली करें। राहुल गांधी के सामने धर्म संकट यह है कि जिस वायनाड ने 2019 में मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वहां से वो हट जाएं या फिर वो रायबरेली से उनके परिवार का सालों पुराना भावनात्मक रिश्ता बरकरार रखें। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. अब सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने रहते हैं तो रायबरेली से क्या प्रियंका चुनाव लड़ेंगी? वायनाड जाने के एक दिन पहले यानी 11 जून को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली में थे। वहां के लोगों का धन्यवाद किया। दोनों ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं और जितनी श्रद्धा जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। राहुल और प्रियंका के हावभाव से तो यही लगा और अब चर्चा भी है कि यूपी में कांग्रेस के सियासी पुनर्जन्म के बाद राहुल गांधी यूपी में फोकस कर सकते हैं। राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे ये पार्टी ने लगभग तय कर लिया है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में पार्टी को बड़ी ज़मीन दिख रही है जहां पर वो अच्छी खेती कर सकती है। लेकिन प्रियंका चुनाव लड़ेंगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उसकी वजह यह है कि एक ही क्षेत्र में, यदि लोकसभा में प्रियंका और यदि राहुल रहे तो दोनों के बीच में बड़ा कंपटीशन होगा और एक तरीके से पार्टी में 2 गुट बन जाएंगे। ऐसी रिस्क मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी लेगी। मुझे लगता है कि वायनाड में कोई नया चेहरा आएगा, वो भी स्थानीय चेहरा होगा। कौन सा क्षेत्र वो छोड़ने वाले हैं वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी और कांग्रेस पार्टी जिस किसी कैंडिडेट को चूज करती है
पूरे इंडिया अलायंस का उनके साथ समर्थन रहेगा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या चाहे कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता हो जिनको खरगे जी और राहुल जी और सोनिया जी निर्णय लेकर डिसाइड करें। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, पर ये जरूर कहेंगे इंडिया का और महाविकास अघाड़ी और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का पूरा समर्थन उस कैंडिडेट के लिए होगा। राहुल की राजनीतिक समझदारी ये होनी चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में कंसंट्रेट करते हुए रिटेन करें रायबरेली को, और वायनाड अगर उनको छोड़ना है तो प्रियंका गांधी को वायनाड भेजा जाए। लेकिन फिर एक बार कहता हूं, मुझे 10% की उम्मीद है कि प्रियंका गांधी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन एक चीज 99% कह सकता हूं कि राहुल गांधी इस बार वायनाड छोड़ेंगे और इस बार रायबरेली को लेंगे, क्योंकि यूपी में करीबन 30 साल 25 साल बाद कांग्रेस का कमबैक हुआ है, वरना कांग्रेस रायबरेली और अमेठी तक ही सिमट कर रह गई थी। राहुल गांधी कौन सी सीट अपने पास रखेंगे इसका ऐलान खुद राहुल ही करेंगे, लेकिन वायनाड से जो तस्वीर आई है उसके कुछ और ही मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो मैसेज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वायनाड के लोगों ने बड़ी जीत दिलाई, इससे ज्यादा लोगों ने लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ मेरी 5 साल की लड़ाई में अपना प्यार और भरपूर समर्थन दिया, इसके लिए जितना भी शुक्रिया करूं वो कम है। राहुल के इस मैसेज के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जरा केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन का बयान सुन लीजिए। പക്ഷേ വയനാട് വിട്ടു പോകുന്ന രാഹുൽജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിനകത്ത് ദുഃഖം തളം കെട്ടുകയാണ്. നമ്മെ ഒഴിവാക്കി രാഹുൽ ഗാന്ധി പോകുന്നു എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരു വനിത എന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞ് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ പ്രയാസം തോന്നി. बहरहाल राहुल का फैसला जल्द आ जाएगा, लेकिन अपनी जीत पर लोगों का धन्यवाद करने वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने कुछ फुर्सत के पल भी निकाले। वो एक रेस्टोरेंट पहुंचे और वहां पर शेफ से लेकर काम करने वाले लोगों से बात की, सेल्फी खिंचवाई। मैं कलकत्ता क्यों? कब आए यहाँ? मैं आया 1 साल हो गया, मैं जा रहा हूँ, परसों जा रहा हूँ। अच्छा। अब राहुल वायनाड सीट छोड़ते हैं या फिर कायम रखते हैं, इसका फैसला वो ही लेंगे, लेकिन ये भी सच है कि वायनाड ने राहुल गांधी का भरपूर समर्थन किया। बात करते हैं महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट की, और इसी के साथ देखिए लगता है सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे उस बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। जब उन्होंने दिया उस बयान में उन्होंने ये कह दिया कि 400 पार के नारे से महाराष्ट्र में एनडीए की हार हुई है। बीजेपी ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन ने शिंदे के बयान को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में फिर से सरकार बन गई है, लेकिन इस बार का समीकरण बदला बदला सा है। 2014 और 2019 में बीजेपी के पास खुद बहुमत था, तब विपक्ष को उतनी तवज्जो नहीं मिली, लेकिन इस बार का आंकड़ा बदला बदला सा है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई, लिहाजा उसे सहयोगियों का सहारा लेना पड़ रहा है, और अभी से नाराजगी के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। केंद्र में तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई, लेकिन महाराष्ट्र में लड़ाई अभी जारी है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे एनडीए के लिए कम, इंडिया के पक्ष में ज्यादा आए। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, और इस रण में जीत हासिल करने के लिए सभी ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां नतीजों का पोस्टमार्टम कर रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के इस बयान से महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म हो गया है, सुनिए। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। शिंदे 400 पार के नारे को महाराष्ट्र में हार की बड़ी वजह बता रहे हैं। एनडीए के अंदर शिंदे के इस बयान वाले बाउंसर से इंडिया गठबंधन को पलटवार का मौका मिल गया, और टारगेट पर शिंदे हैं तो पीएम से भी जवाब मांगने की बात उठने लगी है। शिंदे को 7 सीटें मिली है, पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की, हिम्मत है। एकनाथ शिंदे के बयान को लेकर महायुति में भी सरगर्मी बढ़ गई है। शिंदे की तरह ही शरद पवार गुट से अलग हुई अजित गुट की एनसीपी ने अपना सुर अलापना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी एक
बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, राज्य के मुख्यमंत्री रह गए हैं। जितनी जगह शिवसेना के चिन्ह पर उन्होंने लड़ाई, उसमें से 7 जगह उन्होंने चुन के लाई है, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जो कुछ वो बोले वो उनके नज़र से ठीक है। हमें भी लगता है, क्योंकि जब इतना नारा हो गया और संविधान के बारे में लोगों के मन में, पूरे देश के लोगों के मन में इसके बारे में एक शासनकता निर्माण करने के लिए जो नैरेटिव सेट हो गया था, उसमें वो यशस्वी हो गए। मोदी की तीसरी शपथ से पहले पहली हलचल भी महाराष्ट्र से ही आई, जब अजित पवार की एनसीपी ने शपथ के लिए अपनी तरफ से कोई इनाम नहीं दिया। वजह थी कैबिनेट की सीट। एनसीपी को शिवसेना की ही तरह एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री पद ऑफर हुआ था, लेकिन अजीत गुट ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि महायुति में शिंदे गुट और अजीत गुट खुश नहीं है। ऐसा ही कुछ तेवर एमएनएस के राज ठाकरे भी दिखाने लगे हैं। अजीत गुट ने तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लेने से इनकार कर दिया, लेकिन पार्टी के नेता दिल्ली पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा भी लिया। लेकिन राज ठाकरे नदारद रहे और उनकी गैर मौजूदगी भी कई सवाल खड़े कर रही है। राज ठाकरे ने आज सुबह 10:30 बजे मुंबई में जो पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है, इसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी। विधानसभा और नगर निगम चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया था। इसके बाद चुनाव हुआ, बीजेपी को 240 सीटें और एनडीए को 293 सीटें मिली। एनडीए को मिले बहुमत के दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में राज ठाकरे कहीं नजर नहीं आए। अब वो दिल्ली नहीं पहुंचे, इसकी वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ही महीनों में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बयानों के तीर अभी और तीखे और गंभीर होने वाले हैं। लिहाजा महाराष्ट्र की सियासत पर अब पूरे देश की नजर है, क्योंकि वहाँ अभी कई खेल बाकी हैं।